नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएसटी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सियासी कहानी की जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक और है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरी ओर है देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी। क्या इनके बीच क्या संबंध है, कब से शुरू हुई ये लड़ाई और इसका भविष्य क्या हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं भूपेश बघेल और ईडी की पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से। यहाँ पे देखने को मिला है कि ट्विटर में इस तरह से ट्रेंड होने लगे। द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज के हिसाब से कल जो 18 जुलाई था उसमें चैतन्य बघेल जो कि फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यानी 2161 यानी 2161 करोड़ लीगल स्कैम के अंतर्गत उनको स्टडी में कर रखा है। 5 दिन के इसको स्टडी में रखा है, ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर रखा है। इसी तरह से यहाँ बात किया गया है कि ईडी का कहना है कि चैतन्य जो बघेल हैं वो हेल्प करता था लीगल स्कैम में। ये जो टॉप सिंडिकेट है उसमें ये आता है। इसी तरह से 1000 करोड़ रुपया का यहाँ पे रिसीव देखने को मिला है और खुद ने 13 करोड़ रुपए अपने पास रखा है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कहना है। इसी तरह से अन्य खबर में भी देखने को मिलता है भूपेश बघेल सन चैतन्य बघेल सेंट टू 5 days पुलिस कस्टडी इन लीकर स्कैम, यानी छत्तीसगढ़ में एक लीकर स्कैम हुआ है, ये ईडी का कहना है। और ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर इसका जांच अभी भी जारी रखा है। यहाँ पे देखा जाए लीकर स्कैम, ईडी अरेस्टेड छत्तीसगढ़ एक्स सीएम भूपेश बघेल सन्स आफ्टर रेडिंग भिलाई प्रॉपर्टी, उनकी भिलाई प्रॉपर्टी पर रेडिंग करने के बाद। इसी तरह से कांग्रेस का कहना है कि मैं इसको फाइटिंग करता रहूंगा। अडानी के संबंध में जो बात कर रहा था विधानसभा में उसको वो बात होने नहीं दिया और फिर ये केस शुरू हो गया, यानी जो मुद्दा पहले उठा हुआ था वो मुद्दा फिर से उड़ गई। महादेव बैटिंग ऐप उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे बात किया गया है कि यहाँ पे जो अडानी ने कोल माइंस के लिए वहां की पेड़ों को कटाई किया था उसके बारे में जो मुद्दा उठना था विधानसभा में वो नहीं उठ पाया और उन्हीं के दिन उसी के दिन जिस दिन लास्ट डे था सत्र का, उसी दिन उनके बेटे को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। अब बात करते हैं जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। महादेव बैटिंग ऐप है क्या और उसकी शुरुआत हुई थी जिसके तहत ये जो पूर्व सीएम है उनके बेटे हैं और बहुत सारे एजेंसियां इसके चपेट में आ गए, ईडी के चपेट में आ गया। ईडी के बारे में भी बात करेंगे, क्या है ईडी का और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पूरा कहानी देखेंगे। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं महादेव बैटिंग ऐप है क्या। महादेव बैटिंग ऐप एक तरह से सट्टेबाजी वाला ऐप है, ये ऑनलाइन ऐप है। इसमें क्या क्या होता है, कार्ड गेम होता है, टेनिस गेम होता है, कोई भी क्रिकेट गेम होता है। ये सब गेम के थ्रू क्या करते हैं, लोगों से पैसा वसूल करके अपनी खुद कमाई करते हैं। ये एक तरह से ऑनलाइन गेम है, ऑनलाइन सट्टे बाजार है। ये यहाँ जो मामला है 2023 में शुरू होती है, इसमें अवैध सट्टेबाजी होती है। ईडी और सीबीआई की नजर इस पर बनी रहती है और उनका कहना है कि ये 40,000 करोड़ रुपया का इसमें धंधा हुआ था। एक ही दिन में 200 करोड़ रुपया का प्रॉफिट देखने को मिला था। वही 2024 में भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर छापामारी की गई। बघेल का कहना है कि ये सब राजनीति का बदला है, मीडिया कंटेंट बनाने की रणनीति के लिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई का कहना है कि वास्तव में कुछ घोटाला हुआ है, वास्तव में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका हमारे पास प्रूफ है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। बात करते हैं आगे कि अभी जो रिसेंटली हुआ है 18 जुलाई को, उसका क्या मकसद रहा। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने 18 जुलाई को सुबह ही भिलाई स्थित भूपेश बघेल के घर पे छापामारी किया। वहां पे चैतन्य बघेल जिनका जन्मदिन 18 जुलाई को था, उसी दिन उनको गिरफ्तार किया गया। इसका मेन मकसद था कि शराब घोटाले के केस में इनके बेटे
फंसा है और कई बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें चपेटे में आया है। उनका कहना है कि 13 करोड़ खुद ये घोटाला किया है, तो उसके बारे में पूछताछ के लिए इन्हें 5 दिन तक के लिए रिमांड पर भेजा है। अब बात करते हैं भूपेश बघेल के जीवन और उनकी राजनीति के बारे में कि वास्तव में वो कब से राजनीति में आया और क्या क्या अपने सीएम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल को अच्छे से चलाया। भूपेश बघेल का जन्म होता है 23 अगस्त 1961 को दुर्ग के मनवा परिवार में हुआ था। यहाँ उन्होंने अपनी जो राजनीति का जो सफर है 1980 के दशक में शुरू किया गया था और 1993 में पहली बार वे विधायक बन के आया पाटन क्षेत्र में, जब उस समय छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था। तब वो 1993 में पाटन क्षेत्र से विधायक बन के आया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत स्थिति बना ली। 2000 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है और फिर विधानसभा के सदस्य बने। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे। 2014 से 2019 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई के रूप में सदस्य भी रहे। इसी तरह से बात करते हैं 2013 में एक बहुत भयंकर घटना हुआ था जिसके अंतर्गत जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हुआ करते थे जैसे विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा और अन्य 28 लोग हैं, दरबा घाटी जो नक्सलाइट हमला हुआ था उसमें मारे गए। अब बात करते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत मिली और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी, गोबर खरीद योजना यानी गोधन न्याय योजना और लोकल विकास जैसे कार्यों को भी अंजाम दिया। खुद को जनता का एक नेता साबित कर गए। जैसे कि नरवा का मतलब है कि नालों और नदियों को संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको एक पहचान देना। इसी तरह से 30,000 नरुओं की पहचान हो चुकी थी और 5,000 नरुओं का विकास पूरा हो चुका था। उसी तरह से गरवा का मतलब है कि पशुधन मतलब कि क्या करना है, पशुओं का पालन अच्छे से करना है। उसके लिए 2200 गौठानों का निर्माण किया गया था। घुरवानी खाद परियोजना के तहत इस साल तक गौठान में लगभग 6 लाख क्विंटल का वर्मी कंपोस्ट हो गया। ये इसमें जो महिला स्व सहायता समूह थे उन्होंने इसे इकट्ठा किया और इनका भी बिक्री किया। बाद में सरकार ने इसमें क्या कितना खर्च किया, 6 करोड़ 72 लाख रुपए का लाभांश भी गौठान समितियों को मिला। बाड़ी योजना के अंतर्गत आता है सब्जी आहार से रिलेटेड जितने भी पौधे होते हैं उनका वितरण करके घरों घर पहुंचाना था। इस तरह से ये जो 4 मुख्य रूप से योजना था इसमें किसी न किसी तरह से लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल में ही हुआ और ये अच्छा योजना भी माना जाता है। इसको सफल योजना के रूप में भी देखा गया। इसी तरह से कई सारे योजना शुरू की गई थी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो 1 नवंबर 2002 को जिस दिन छत्तीसगढ़ का राज्य उत्सव मनाया गया था उसी दिन इस योजना को शुरू किया गया था। इसी तरह से बहुत सारी योजना है जैसे पढ़ाई तो हर द्वार, यानी इसका मतलब ये है कि कोविड-19 के समय लोग स्कूल नहीं जा पाते थे तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित किया गया। महतारी दुलार योजना, इसके अंतर्गत जो कोविड-19 में जिसके जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसी तरह से बहुत सारी योजना थे। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना जिसके अंतर्गत जो कुपोषित बच्चे हैं उनको अच्छे से आहार मिल सके। दाई दीदी क्लिनिक योजना ये भी अच्छा योजना था जिसके अंतर्गत लोगों को फ्री में चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। अब बात करते हैं ईडी है क्या, वास्तव में इसका काम क्या होता है, ईडी ने क्या क्या ऐसा काम कर लिया, ईडी क्या है और इसका काम क्या होता है। ईडी का मतलब होता है कि प्रवर्तन निर्देशालय, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है जो भारत सरकार की एक विशेष एजेंसी होता है जो आर्थिक अपराधों की जांच करता है। कहने का मतलब है कि मनी का कहां से आना और कहां से जाना हो रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो मनी है वो अवैध तो नहीं है, इसका जांच करने का काम किसका है, ईडी का है। इसके पास 2 प्रमुख हथियार होता है। एक होता है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 को लाया गया था। उससे पहले FEMA आया था, फॉरेन एक्सचेंज मनी मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत विदेशी या जो पैसा है उसका अवैध रूप से जो कारोबार होता था उसको रोकने के लिए फेमा लाया गया था।
बाद में पता चला कि अब मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि कोई भी जो काला जो धन है, काला धन को व्हाइट धन में परिवर्तित करने का जो कार्य हो रहा है उसको रोकना था। यानी मनी जो अवैध रूप से कमाई गई है उसको वैध करने का कार्य कर रहे थे, उनको रोकना था। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया गया ईडी के द्वारा। ईडी की स्थापना के बारे में बात किया जाए तो 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इसका मुख्य काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। हवाला, हवाला का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना अवैध जो धन है उसको वैध में परिवर्तित कर रहा है, इसका भी जांच करना। बेनामी संपत्ति, यानी बहुत सारी ऐसी संपत्ति हैं जो अवैध रूप से है लेकिन वो किसी अन्य के नाम पे है, जो गवर्नमेंट के नाम पे ना होकर किसी अन्य के नाम पे है लेकिन वे अवैध रूप से हैं। ऐसे मामलों की जांच करता है और आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही करना शुरू करता है। ये ईडी का मुख्य काम होता है। बात करते हैं ईडी। ईडी है एक प्रकार से केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी, इसके बारे में बात कर लिया। ये गैर संवैधानिक निकाय होती है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ये गलत है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कुल 10 जोनल कार्यालय हैं, यानी अन्य जो राज्य है वहां भी देखने को मिलता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह से बहुत सारे राज्यों में इनका जो अलग अलग जोनल है वो खुला हुआ है, जहां पे ये क्या कर सकते हैं, अपना कार्यालय स्थापित कर सकते हैं और वहां से ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं जांच की शुरुआत कैसे हुई। जांच की शुरुआत के पीछे कुछ घोटाला था, जैसे कि कोयला लेवी घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप। इसके बारे में भी बात करते हैं कि 2020 के बाद छत्तीसगढ़ में कई गंभीर आर्थिक घोटालों का खबर सामने आया। इसमें कोयला लेवी घोटाला, इसका मतलब यह है कि 2020 और 2022 के बीच क्या हुआ था कि इसमें कोयला परिवहन होता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, उसके बीच में ही क्या होता था, उसके बीच पे ही दूसरे के नाम पे अवैध वसूली किया जाता था। ऐसे अवैध वसूली करके 570 करोड़ रुपए का वसूली कर चुका था। इसमें बहुत लोग भी फंसे और ये एक प्रकार से घोटाला सिद्ध हुआ। उसके बाद में आया शराब घोटाला। शराब घोटाला में क्या हुआ, अभी जो बात हो रहे हैं चैतन्य बघेल, ये ईडी का कहना है। ईडी ने दावा किया है कि इन मामलों में करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई है और इसमें सरकार की जो वरिष्ठ अफसर हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। ये ईडी का कहना है। ईडी ने कई जगहों पर छापा मारे। सीएम के जो हाउस है वहां पे कई आईएएस अधिकारियों के, कारोबारी और ठेकेदारों के घरों पर भी क्या किया, छापा मारा। इन छापों के दौरान ईडी को भारी मात्रा में कैश और अन्य दस्तावेज प्राप्त हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले। अब बात करते हैं भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया क्या रही। ये सब चीज होने के बाद भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि यहाँ सब केंद्र सरकार यानी बीजेपी का करता धरता है। एक राजनीतिक साजिश के रूप में इसे लिया जा रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए करता है। ये बहुत सारे राज्यों में पहले भी कर चुके हैं, ये भूपेश बघेल का कहना है। उन्होंने कहा कि जो ईमानदार है वो किसी जांच से नहीं डरता है। जनता के बीच इस बयान का असर मिला जुला रहा। कुछ लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और जबकि कुछ निष्पक्ष जांच की मांग की। कई लोगों ने इसको समर्थन दिया और कुछ लोगों ने कि हाँ, इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ईडी के पास सबूत क्या क्या था जिसके मामले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया और उनके पास सबूत कैसे मिला। कैश ट्रांजैक्शन का पूरा उसके पास ट्रेल है। व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। ये ईडी के कहना है। बयानों में खुद अधिकारियों और कारोबारियों ने कई बातें कबूल भी किया था, ये मीडिया रिपोर्ट का कहना है। महादेव ऐप से पैसे जो दुबई से भारत ट्रांसफर हुआ था, यानी हवाला के जरिए हुआ था। हवाला वही है कि अवैध जो पैसे हैं उनको वैध करके क्या किया था, लोगों को दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि जो काला धन है उसको क्या किया था, सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए ये सब काम किया गया है। बात करते हैं इसका असर चुनाव पे किस तरह से पड़ा। जब
चुनाव होने वाला था छत्तीसगढ़ में, जब 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय ईडी की गतिविधियां और तेज हो गई, क्योंकि उस समय चुनाव होना था। भूपेश बघेल को बार बार नोटिस मिलते रहे। कांग्रेस ने इस जांचों को राजनीतिक उत्पीड़न भी बताया और लोगों ने सहानुभूति लेने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार को एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम किया। इस तरह से चुनाव प्रचार में भी असर देखने को मिला। वहीं अंततः परिणाम ये हुआ कि बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की और जो भूपेश बघेल की जो सीटें हैं वो और उनकी सत्ता दोनों हार गए। तो ये एक तरह से चुनाव पर भी असर देखने को मिला। जो महादेव बैटिंग ऐप है उसका उस समय ज्यादा बोलाबाला चल रहा था, इसलिए चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। क्या कुछ साबित हुआ अब तक? अभी तक कुछ साबित हो चुका है या नहीं? अब तक किसी कोर्ट में कोई अंतिम दोष सिद्ध कन्विक्ट नहीं हुआ है। ईडी की जांच अभी कंटिन्यू है। कुछ केस जो कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन कोई सजा अभी तक इसमें नहीं हुई है। इससे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या केवल छापे और आरोप पर्याप्त है? इसके बारे में जनता को सोचने को मिलता है कि सिर्फ छापे और आरोप सिद्ध करना कि हाँ ये आरोप है, ये सही है क्या ये राजनीतिक मामला है या फिर ईडी अपना स्वतंत्रता पूर्वक जांच कर रहे हैं? जनता का चिंता इसलिए है क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है, वो क्या उनका दुरुपयोग हो रहा है? क्या ये केवल विपक्षी नेताओं को दबाने का एक तरीका बन चुका है या वास्तव में भ्रष्टाचार वाकई में एक मुद्दा है तो उन्हें मिटाने का काम करो? यानी कहने का मतलब यह है कि ये राजनीतिक पक्ष में ना होकर ये एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए ताकि लोगों को निष्पक्ष न्याय मिल सके। ऐसे में सवाल लोकतंत्र के लिए एक बहुत जरूरी हो जाता है कि वास्तव में जो एजेंसी काम कर रही है क्या वो सत्ता जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है उसके पक्ष में काम कर रही है या फिर वास्तव में अपना जो जांच है वो स्वतंत्र पूर्वक कर रही है। क्योंकि अभी तक किसी को आरोप सिद्ध कर नहीं पाया, कहीं भी वो छापा कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कई ठिकानों पे छापा कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता यही सवाल उठाता है कि वास्तव में जो केंद्रीय एजेंसी बनी हुई है कि वो केंद्रीय एजेंसी जांच के लिए बनी है या फिर किसी राजनीति को अपने पक्ष में रख के जांच के लिए बनी है, ये एक सवाल है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी भूपेश बघेल वर्सेस ईडी देखने को मिला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्ता में कोई भी हो, जवाबदेही यानी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। साथ ही जांच एजेंसी की निष्पक्षता लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होती है जब जांच निष्पक्ष होना चाहिए। यानी जो एजेंसी आई है ईडी और सीबीआई, ये कई राज्यों में क्या कर रहे हैं, अपना प्रभाव साबित कर रहे हैं और ये लोगों को भी डराने का काम कर रहे हैं, ऐसा मीडिया का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है। बट इनको समझना चाहिए कि ये जो एजेंसी बनी हुई है वो एक जांच एजेंसी है और ये निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दबाव में आकर काम करे। अब बात करते हैं कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव हो सकता है। आने वाले समय में ईडी इसके राज्यों में चली आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं कि आगे इसका क्या प्रभाव होगा। पहला प्रभाव ये होगा कि इसमें जो राजनीतिक जो प्रदर्शन है वे तेज हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होगा और सुप्रीम कोर्ट पर यह मामला किसी न किसी हिसाब से पहुंच ही जाएगा। ईडी और सीबीआई के थ्रू पहुंचेगा या फिर राजनीति के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट को लास्ट में इस पर कार्रवाई करनी होगी। ये मामला टाइम ले सकता है क्योंकि ये जो मामला है ये गंभीर मामला है, क्योंकि बहुत सारा घोटाला होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन बाद में उस घोटाले को क्या कर देता है, छुपा देते हैं। माना कि शराब घोटाला हुआ है, माना कि महादेव बैटिंग ऐप हुआ है, माना कि कोयला घोटाला हुआ है, बट इसकी निष्पक्षता की जांच कौन करेगी? निष्पक्षता की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए। जो सत्ता में है सरकार उसके पक्ष में न हो, न विपक्ष के पक्ष में हो। इसको अपनी जो जांच है वो निष्पक्षता से करनी होगी, तभी ये सही होगी। वहीं कांग्रेस के लिए अगर ये मामला और उठ जाता है तो उसकी लोकप्रियता पर भी प्रभाव देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा पूरा ईडी और भूपेश बघेल के बीच की कहानी, जो अभी तक चर्चा का विषय बना रहा, ट्विटर पर, न्यूज पर देखने को मिल रहा था। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।